अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है भाई, सिग्मा बॉन्ड आपको कह रहा है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बॉन्ड फॉर्म क्या करेगा, ओवरलैप करेगा बाय टू हाफ फिल्ड, जो दो हाफ फिल्ड होंगे किसके, अलग अलग एटम्स के। ठीक है, वो ऑर्बिटल्स अलोंग देयर जो एक्सेस के अलोंग होंगे, नो दैट इन द सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम जानेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड के नाम से हिसाब से। या सिंपली लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड, भाई जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना, वो बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी होगी, वो आपके लिए सिग्मा बॉन्ड की होगी। ठीक है, उसमें हमें एक सबसे बात, एक दूसरी बात हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या होगी वो भी देखो भाई, द बॉन्ड फॉर्म इज ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। ठीक है, फॉर द टू हाफ फिल्ड एटम्स, यानी कि दो एटम के हाफ फिल्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने से जो ऑर्बिटल होगा वो अलोंग देयर एक्सिस, वो एक एक्सिस के अलोंग होगा, और वो एक्सिस के जिस एक्सिस के अलोंग होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बेसिकली तीन तरीके की ओवरलैपिंग करता है, एक तो एस ऑर्बिटल खुद है तो खुद वाले के साथ करेगा, एक एस पी वाले के साथ करेगा, और एक इसमें पी ऑर्बिटल किसके साथ करता है, पी ऑर्बिटल के साथ। यानी कि एस ऑर्बिटल एस के साथ करेगा, एस ऑर्बिटल पी के साथ करेगा, और पी ऑर्बिटल पी के साथ करेगा, जिसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है उसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है। फिर हमारे पास आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या कहता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द, जो ओवरलैप करता है किसको, हाफ फील्ड को, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसको हम जानते हैं किसके बारे में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझते हैं कि भाई होता क्या है और ये ओवरलैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसका सीधा सीधा फंडा ये है भाई, सिग्मा बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप जब एक केमिकल रिएक्शन करते हो, देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हमने अपने एटम्स को पढ़ा, एटम्स को पढ़ने का हमारा एक तरीका है। मान लो मैंने एक एटम उठाया कार्बन, अब इस कार्बन को आप फिजिकली पढ़ना चाह रहे हो, केमिकली पढ़ना चाह रहे हो, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहां पे मैं उसी एटम को पढ़ना चाह रहा हूं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं भाई कोई भी एक ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, ठीक है, उसको हमें क्या फिजिकली आप देख के बता सकते हो क्या इसका शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, क्या इसकी हाइट है, कितना इसका वेटेज होगा, वेट करके बता दोगे। ठीक है, केमिकली आप क्या करते हो, किसी का ब्लड सैंपल लिया, वो हमने टेस्ट किया, ठीक है, उससे हमें इंटरनल क्या चल रहा है, कौन सी ऑक्साइड चल रही है, डाइजेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो इंटरनल चीजें आप लोगों को पता चल जाती हैं। ठीक है, अब उन्हीं चीजों को हमें उसका चाहिए, स्केलेटल चाहिए, स्केलेटल बेस पे आप पढ़ते हैं कि अंदर क्या एक्चुअल में इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो होगी लिविंग्स की बात। अब वही चीज हम बात करते हैं नॉन लिविंग के अंदर। ठीक है, तो भाई जैसे हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन भाई हाइब्रिडेशन कितनी फॉलो करता है, या कार्बन भाई सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या कार्बन नेचर में अपने दो कंपाउंड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारी बातें आपने जनरली फॉर्मेशन में जान ली। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर से आपने वो पढ़ लिया कि कैसे बनाता है। अब बात करते हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसने बात की अलोंग द एक्सिस की। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस की बात ही मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। ठीक है भाई, आपके पास ये दो एक्सिस होते होंगे आई थिंक सो, जहां तक मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ, एक आपके पास एक्स एक्सिस और एक आपके पास है वाई एक्सिस। जब 3D के अंदर पढ़ेंगे तो जेड एक्सिस का भी यूज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज आपके पास निकल के आ रही है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपकी आई थिंक एक्स और वाई की वैल्यू लगभग 0 रहेगी, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने बात की, अब इस पे क्या होगा, कोई भी एक रेज पार्टिकल या कोई भी एक एनर्जी का पार्टिकल आके इससे टकराएगा, कहां से, आपके न्यूक्लियस से। जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो भाई ऑलरेडी जब आपको पता है कि कोई भी एक एनर्जी काम कर रही होती है तो एक एनर्जी उसके पैरेलल में काम कर रही होती है। ठीक है, उसकी किसी अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक मीडियम प्रोवाइड करने की फॉर्म में वो काम कर रही होती है। आपको अच्छे से पता है जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम कर रही थी, एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहा होता है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो उसके अंदर इनबिल्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, जब एक एनर्जी फॉर्म काम कर रहे होते हैं दूसरे उसको एज
एज ए कंडक्टर आपको सपोर्ट कर रही होती है, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करेगी और दूसरा उसको फॉलो अप करेगी काम करने के लिए। सेम हमारे साथ यहाँ पे होगा कि कोई भी एक पार्टिकल आके इस पॉइंट से टकराएगा तो क्या होगा, वो भाई रिफ्लेक्ट होगा अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और वो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब मैं ये आपसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल शेप होने का रीजन जो है वो क्या है, ठीक है। एक हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और हम इसको एक डॉटेड फॉर्म में मेजर कर लेते हैं। इन डॉट्स को सभी को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं एक दूसरे के साथ, और आपके पास आता है एक सर्कल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई ये सर्कल आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि आज तक जो आप लोगों ने डिस्कस किया है और वही मैं आपसे कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेरे पास सेल है, ठीक है। अब ये सेल भी आ गई, अब इस सेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फर्स्ट सेल में आपको अच्छे से पता है इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों की ये पोजीशन क्या होगी, फिक्स? तो हम क्या कहेंगे, नहीं होगी। क्या मैं ये कहना चाहूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स इसी सेल के सराउंडिंग इसी पाथ पे वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये मेरा ऐसा बोलना भी क्या होगा, गलत होगा। ये भी क्या है, नो पॉसिबल, ऐसा भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं किस चीज की, तो पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे हैं वो ये हैं कि भाई ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है क्या, देखो जो आपका ये पाथ है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉनों की होगी मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम टेंडेंसी है कि उनमें से मोर देन आपको इसी पाथ के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे मोस्टली रिफ्लेक्ट होके जो पार्टिकल आके रुक रहे थे ना, वो अप्रोक्सीमेटली इसी पाथ के साथ अटैच हो रहे थे, मोस्टली यहीं आके रुक रहे थे इसी पाथ पे, ठीक है। तो हमने इसको बना दिया सेल, जिसको आप सेल और सब सेल यानी कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बेस पे आप इसको डिस्कस करते हो, ठीक है। तो उसके पास मैक्सिमम टेंडेंसी थी। यदि किसी को फिर भी डाउट रहता है तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है। आपका रिवाइज हो जाएगा और मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। तो भाई प्रोबेबिलिटी है इनमें से आपकी जो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी जो चार्ज की बात कर रहे हो ना, ये जरूरी नहीं कि एक यहाँ हो एक यहाँ हो। भाई मेरा एक यहाँ है, मैंने तो दूसरा यहाँ डाला था, ये यहाँ कैसे पहुंचा? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वेस्पर थ्योरी में कि भाई रिपल्शन मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है ना वो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। तो डिस्टेंस ही हमने क्या कर दिया, इक्वल। तो मान लो इसकी एक की पोजिशन यहाँ होगी तो दूसरा एग्जैक्ट इस ऑर्बिटल में कहीं रख लो, ठीक है। पर मैक्सिमम ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब इनके बीच का जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 180 को बीट करेगा, मतलब 180 होगा, ठीक है। 180 मतलब ये वाला पोजीशन चेंज करेगा तो इस वाले की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। अब मान लो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब आपको ऐसे ऐसे रिवॉल्व कराओगे, ऐसे ऐसे चले जाएंगे, मतलब एक यहाँ आया, एक यहाँ आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ आ जाएगा। फिर आप इनको चेंज कराओगे, मान लो एक वाला यहाँ गया तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली, एक वाला यहाँ आएगा तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इनके जो बीच का रिपल्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरीके से तो ये क्या करेंगे, अपने पाथ को, अपने जो डिस्टेंस है उसको ही कवर करते रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ताकि इसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। बट इसकी पोजीशन दैट नॉट विल बी फिक्स, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। भाई प्रोबेबिलिटी 2 है कि इनमें से यहाँ ये वाला जो स्पेस है ना, यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर आप जब सेल, सब सेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल की जब मैं बात करता हूं तो उस स्पेशली सेल में, उस स्पेशली सब सेल में, उस स्पेशल ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में वहां पे टेंडेंसी थोड़ी सी, यानी कि इस एरिया के कंपेयर में, जो ये वाला पार्ट है इसके कंपेयर में इस एरिया पे वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एस ऑर्बिटल की जो शेप देते हैं वो हमारे पास क्या आती है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये डिपेंड करता है अलोंग द एक्सिस, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो हमारा है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं पी
पी ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पी ऑर्बिटल हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, वो अकॉर्डिंग टू 3D स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। जैसे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, लास्ट की कुछ सीरीज के एलिमेंट है, तो उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें 3D एलिमेंट्स की यानी कि 3D स्ट्रक्चर्स को हमें डिस्कस करना होता है वहां पे, ठीक है। तो उस केस में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होगा वो भी 3D स्ट्रक्चर भी बनाएगा, तो हमें इसको 3D भी फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो और ये हमारे पास आता है, वो आपको पता है ऑलरेडी 2D फॉर्म में आएगा। तो इसके बारे में तो एस ऑर्बिटल की शेप हो गई ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, ये ऐसा किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। अब वो कैसे पता चले कि जो इसका पता हमें कैसे चले कि भाई जब आपके एटम यानी कि एक एटम रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, और ये दोनों एटम्स किसके होने चाहिए, एस सब सेल और एस सब सेल, ठीक है। जब एस सब सेल और जब एस सब सेल वाले के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि एक एटम आपका एस सब सेल वाला हो, अगले वाला भी क्या होना चाहिए, एटम एस सब सेल का होना चाहिए, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो एस वाला होगा। जब एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, किसी दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और जब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, मतलब जब ये इसके पास आया, ये इसके पास जाए, डजंट मैटर, ठीक है, और ये क्या कर रहे होंगे, ऐसे एक दूसरे को पास कर रहे होंगे। और जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। यहाँ पे वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को आके ओवरलैप कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करने से क्या होगा, जो इनके बीच जो खुद का चार्ज था वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरे का जो चार्ज था उसको क्या करेंगे, खुद वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मतलब इस वाला जो ये वाला पोर्शन था, इसने क्या कर लिया, एक दूसरे के चार्ज को अपने आप से ट्रांसफर कर दिया। भाई अपने वाला ट्रांसफर दूसरे को और दूसरे वाला अपने अंदर। अब जो ट्रांसफर कर दिया तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ये एक दूसरे के साथ होल्ड हो गए, बंध गए यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो वो ऑर्बिट और जो ओवरलैपिंग हुई है वो किस ऑर्बिटल के बीच में हुई है, तो वो s और s के बीच में हुई है, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं p ऑर्बिटल्स के बीच में कि p ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो s वाले के साथ वो कैसे करेगा। तो उस केस में आपको एक ही बात समझनी है, ज्यादा कुछ समझने का यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए भाई, एक एटम आपका रिएक्ट करे ऐसा सब सेल के एफ सब सेल वाला, वो आप कोई भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जब दूसरा एटम हो, किसका होना चाहिए, पी सब सेल वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो किसकी होगी, वो sp ऑर्बिटल की होगी, sp ऑर्बिटल वाले, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हो रही थी, s ऑर्बिटल वाले, ठीक है। अब इसके 3 फेस आते हैं, वो तीनों फेस में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो भाई s का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। p का जो शेप मैं आपको बता देता हूं, थोड़े टाइम के लिए रिमाइंडर करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो p के लिए जो आपके पास p सब सेल है उसका जो आता है वो डंबल शेप फॉर्म में आता है, वो अलोंग द एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप डिस्कस करोगे तो ये आ जाएगा, और y के अकॉर्डिंग आप डिस्कस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और z के अकॉर्डिंग आप डिस्कस करने वाले हो तो z के अकॉर्डिंग जो शेप होगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इसमें ये होगा ऐसे, तो ये s ऑर्बिटल, ये आपके पास s ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कोई एटम प्रेजेंट होगा जिसका आप ओवरलैपिंग कर रहे हो वो ऑलरेडी s ब्लॉक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि p सब सेल की। p सब सेल में क्या होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट आप लेके चलोगे वो p सब सेल का ही होगा, p सब सेल वाला, ये किस वाला है, s सब सेल वाला, ठीक है। अब s सब सेल वाला ये किस वाला है, p वाला। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो इनको थोड़ा सा क्लोज यानी कि पास आने की जरूरत है, और जब ये पास आएंगे तो इसका एक फेस जो होगा, ठीक है, वो इसके अंदर से क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करेगा। अब देखो अब तक तो इनकी शेप अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगी, सेम, और ओवरलैप करने के बाद वो शेप में थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
चेंज कैसे होगा कि एक थोड़ा सा आपके पास एक से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन शो करेंगे, यहाँ पे s और p, क्योंकि sp से मुझे पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन मतलब एक ऑर्बिटल s का रिएक्ट कर रहा है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे किसका कर रहा है, p वाला रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं p वाले ऑर्बिटल की। तो p वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, दोनों ऑर्बिटल सेम होंगे, वो भी p वाला और दूसरा भी में p वाला चाहिए। तो जब एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे p ऑर्बिटल के साथ, तो इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कैसे होगी भाई, ये p वाला ऑर्बिटल है और तो दूसरे वाले p ऑर्बिटल के साथ तो वो ऐसे ओवरलैप करेगा, ये वाला फेस भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला फेस भी यहाँ पे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और ऐसे में जो बॉन्डिंग आपके पास आएगी वो यहाँ पे आएगी, कौन सी बॉन्डिंग आएगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड कैसे काम करता है। तब बॉन्ड फॉर्म, जब एक बॉन्ड बनता है जहां पे क्या होगा, एक ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक ऑर्बिट, एक एटम का ऑर्बिट और जब दूसरे एटम के ऑर्बिट के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो उसका कुछ फेस, कुछ पार्ट, जैसे इसने यहाँ पे किया कि इसका इस एटम का, इस ऑर्बिट का कुछ फेस इस दूसरे वाले एटम ने क्या कर लिया भाई, ओवरलैप कर लिया, अपने आप से क्रॉस कर दिया है, उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ये p वाले ने और ये p वाले ने यहाँ किया है, इस s वाले और इस p ऑर्बिटल वाले ने यहाँ किया है, जिसको आप ओवरलैपिंग बोलते हो। और जो जितना फेस ओवरलैप करता है उसमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जब ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें हमें पता चलती हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि इसका हाइब्रिडेशन इतना होगा, और हाइब्रिडेशन के भी आप पे पता चलता है, जैसे हाइब्रिडेशन मैंने बोला sp होगी, तो उन दोनों में करैक्टर रेशियो 50-50% है, मतलब इतने परसेंट उसमें s वाला, इतना करैक्टर उसके अंदर p वाला शो कर रहा है। हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटी हो कि s वाला उसमें ज्यादा हो, वो हम डिस्कस करेंगे जब हाइब्रिडेशन को हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने बोला sp2, तो मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ पार्ट s का रिएक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट है इसके अंदर p के दो जो सबसेल्स वगैरह हैं उसके बेस पे, उसमें प्रोबेबिलिटी वहां पे, यानी कि p का करैक्टर उसके अंदर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर मैंने बोला sp3 d1 या d2, तो उसमें तो मुझे पता चल रहा है कि s और p ऑर्बिटल तो रिएक्ट कर रहे थे, अब क्या हो गया, इसके अंदर जो रिएक्ट कर रहा है वो d ऑर्बिटल भी साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से मैं ये पता चल सकता है कि कितने ऑर्बिटल, यानी कि कितनी ऑर्बिटल्स के एटम्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करके अपने आइडेंटिटीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भाई इस तरीके से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड जो एटम्स ऑर्बिटल्स होंगे, जिनको हम जानते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो एक दूसरे को जब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और वहां पे बॉन्ड कैसा बन रहा होगा, डबल बॉन्ड या बन रहा होगा, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी जो ओवरलैपिंग होती है वो सेम होती है जैसे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये डबल बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग आपको किन के अंदर मिलेगी, ग्रुप नंबर 16 वाले जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने के। जो भाई हमने अभी पाई बॉन्डिंग की बात की थी, तो मैं यहां से देखो आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा जरूरी। ठीक है, कि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला एक पाई बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जो टेंडेंसी पाई जाती है सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के। ठीक है, जब मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं, जब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को, और जो ये वाला जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ये क्या करेगा, किसको, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब इस वाले में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, सिग्मा बॉन्ड को, और जो ये वाले करेंगे ये किसको करेंगे, पाई बॉन्ड को। यानी कि सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड का नेचर पाया जाता है वो सिग्मा बॉन्ड वाला पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो आपके पास पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ आपके पास पी ऑर्बिटल में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस आई होप कि आप डिस्कस करने के बाद या चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर पाएंगे। भाई मान लो जैसे मैंने बात की थी अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल गई। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ जैसे पी ऑर्बिटल की, तो पी मैंने डिवाइड किया था अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस
एक्सिस ये 2D के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जब 3D की बात करूंगा तो यहाँ से आपका Z एक्सिस पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि मान लो S वाले ने बना दिया भाई ऑर्बिटल शेप अपना ये वाला बना दिया, ठीक है। P वाले ने जो बनाया, P वाले का जो शेप है वो ये शेप आ गया P ऑर्बिटल्स का, ठीक है। ये अलोंग X एक्सिस आ जाएगा, ये P Y एक्सिस आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसका आ जाएगा, Z एक्सिस वाला। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से जो ये शेप है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम कहते हैं कि भाई ये हमारा सर सेंटर है, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास बहुत हैवी चार्ज होता है, मतलब कि जो पूरी स्ट्रक्चर को होल्ड एंड मेंटेन रखता है। अब मान लो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक लोन पेयर है, ये रहा मेरे पास, कोई भी एक लोन पेयर ले लेते हैं किसी भी ऑर्बिटल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, ठीक है। और जब ये ओवरलैप करना चाह रहा है किसी दूसरे के साथ, ठीक है, ये ओवरलैपिंग करना चाह रहा है किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ, तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा जबकि ये वाला पोर्शन इस वाले के साथ ओवरलैप करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहे कोई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होंगे। और यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो इन 2 को या तो ऊपर लिख लो या इन 2 को क्या करो आप नीचे लिख लो। अब ऐसा तो पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और 2 ही आप इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट कर दोगे। तो इस लोन पेयर के पास तो सर जी इस ऑर्बिटल के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर के पास होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा जब ये दूसरे लोन पेयर के साथ क्या करेगा, दूसरे लोन पेयर के साथ ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये बात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा कि अब जब मान लो ठीक है ये वाला फेस जब इसका ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन वो सेंटर से क्रॉस करके आएंगे, और यदि सेंटर से क्रॉस करके आएंगे तो सेंटर में जो चार्ज है वो कहाँ गया, ठीक है। और क्या सेंटर का चार्ज यानी कि जो आपके न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो इतना कम होता है या उससे इतना कम होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन इजीली से पास कर जाते हैं, या आपके पास जो सेंटर में जो चार्ज है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को पास करने में ऐसी कुछ हेल्प करता है, ऐसा कुछ है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि ये ओवरलैप कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ इसके हिंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई आपके न्यूक्लियस के अंदर नो चार्ज, वहां पे कोई चार्ज नहीं होता, एंड देन वो एक काम करता है ब्लैक होल की तरह, ठीक है। पर वहां पे क्या होता है कि जब वहां से कोई एनर्जी वैक्यूम उस ऐसे स्पेस में जाती है, ऐसी जगह में जाती है, तो वहां से क्या होता है एनर्जी कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वहां पे पॉसिबिलिटी होती है एक एनर्जी की फाइंड आउट होने की, मतलब वहां पे एनर्जी लॉन्ग टर्म तक रुक नहीं सकती, वहां पे बहुत हाईली स्पीड होती है। मतलब कोई बाहर से रिच पार्टिकल आएगा, सडनली से टकराएगा, स्ट्राइक होते ही वो यहाँ से रिवर्ट लेना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही वो यहाँ से रिवर्ट लेगा तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ना वो बिल्कुल माइक्रो सेकंड के अंदर रहेगा। तो हमें ऐसा फील होगा कि इसके सेंटर में कोई एक ऐसी हैवी बॉडी है कि जो क्या कर रही है, जो इसको वहां पे रुकने नहीं दे रही, ठीक है, जिसने इसको क्या कर दिया यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर फेंक दिया है। बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेस यानी कि ब्लैक होल यानी कि वो स्पेस खाली होता है, वो एक वैक्यूम फॉर्म में होता है जिसको हम बात करते हैं ब्लैक होल फॉर्म में, और न्यूक्लियस के पास कोई भी चार्ज या कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होती कि जो किसी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो आप उसके बेस पे मुझे बताएंगे कि भाई ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं कैसे, या आप अपने अकॉर्डिंग ठीक बोल रहे हो कि नहीं सर यहाँ पे चार्ज होता है, एनर्जी होती है, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि ये ओवरलैपिंग पे ऑर्बिटल्स वाले कैसे करेंगे, यानी कि एक फेस में यदि लोन पेयर हैं तो दूसरा फेस ओवरलैप कैसे करता है, उस दूसरे के पास वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो कहां से आते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात का।